हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी, आज हम क्या करेंगे? तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री का बहुत ही स्पेशल सा चैप्टर है जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो मैं इस चैप्टर की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं पूरे हिस्ट्री की, क्लास 8 की पूरी हिस्ट्री की बात करूं ना, तो मेरी फेवरेट है हिस्ट्री क्लास 8 की, क्योंकि भाई इसमें पूरा जो मॉडर्न पोर्शन है, हमारे इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, यानी कि जब भाई ब्रिटिशर्स आना शुरू होते हैं इंडिया में और चीज़ें कैसे बदलती हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कैसे बदलाव आने शुरू होते हैं, कैसे भाई तख्ता पलट होता है। मुगल्स रूल कर रहे थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी और जो लोकल रूलर्स थे उनकी पावर कैसे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, और भाई जो एक इमर्जिंग पावर होती है वो कौन होते हैं? वो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। वो हम पे रूल करना शुरू कर देते हैं। तो जरा एक बारी हम चैप्टर के नाम पे जाते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो यहाँ पे एक डेट, एक बोल सकते हो आप ईयर की बात हो रही है, 1857 की बात हो रही है। इस ईयर की मैं बात करूं बच्चों, तो ये बहुत ही स्पेशल ईयर है, ठीक है। आप बोल सकते हो जो ईयर था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्ट्रगल शुरू हो गया था, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये पहला ईयर था जहाँ पे लोगों ने काफी बड़े लेवल पर रिबेल किया और ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स को खत्म कर ही दिया था, भगा दिया था। लेकिन भाई किस्मत हमारे साथ नहीं थी, तो भाई हम नहीं भगा पाए और चीजें फिर से वैसी की वैसी हो गई। लेकिन आप बोल सकते हो ये हमने यहाँ से स्ट्रगल शुरू कर दिया था। ये जो डेट है ये दिमाग में बसा के रखना, ठीक है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसे, 1857 को। और भाई इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं भाई, ठीक है। पूरा बताएंगे भाई शुरू कैसे हुआ। होता है ना एक चिंगारी, आग लगने से पहले चिंगारी जलती है, तो भाई चिंगारी कहाँ से उठी और कैसे पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, ठीक है, साउथ वाला पोर्शन छोड़ दें तो नॉर्थ इंडिया के पूरे पोर्शन में, थोड़ा बहुत सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन था, तो यहाँ पे इसकी पूरी चिंगारी आग की तरह फैल गया था। ये जो रिवॉल्ट है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो भाई एंड तक देखना है इस लेक्चर को, बहुत ही स्पेशल लेक्चर है। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इंडिया में कैसे आए थे। वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए थे, और ऐसा नहीं था सिर्फ ब्रिटिशर्स आए थे, यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए थे। जैसे फ्रेंच हो गया, ठीक है ना, फ्रेंच हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, और नीदरलैंड के लोग भी आए थे, ठीक है, डचीज आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सारे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थे उनके सबके अपने अपने ट्रेडर्स आए थे। और वो इस इंटेंशन के साथ में आए थे कि भाई इंडिया पे पहले ट्रेड करेंगे और धीरे धीरे पॉलिटिकल पकड़ जमाएंगे, फिर धीरे धीरे हम वहां पे रूल करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे भाई फ्रेंच भी आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या? पोर्तुगीज आए थे। पोर्तुगीज तो यार मतलब सबसे पहले तो पोर्तुगीज आए थे, लेकिन भाई टिका कौन? एंड में टिकते हैं भाई ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो भाई इन सब में भी बीच में लड़ाई होती है, तो एंड में कौन जीतता है? एंड में ब्रिटिशर्स जीतते हैं एंड में, ठीक है। 5-6 पावर्स आती हैं, एंड में किसकी लड़ाई होती है? ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की। जीतता कौन है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और भाई इंडिया पे किसका हक हो जाता है? इंडिया पे हक हो जाता है ब्रिटिशर्स का। तो भाई इंडिया में आए तो ये ट्रेडिंग कंपनी की तरह थे, धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? ट्रेड करना शुरू किया। 100-150 साल तक तो यही करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इन्हें लगा कि भाई दो जो इंडिया के लोग हैं ना, इन्हें हम बेवकूफ़ बना सकते हैं आसानी से। स्टार्टिंग में जो रूलर्स थे, जैसे मैं मुगल्स की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे उस टाइम पे, ये लोग कुछ कर नहीं पाए, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, इनके टाइम पे तो ये जो रूलर्स थे बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इनके टाइम पे तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मतलब लड़ाई करने की कोशिश की, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल पकड़ जमाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए उसमें। लेकिन होता क्या है, जब औरंगजेब की डेथ होती है ना 1707 में, उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद यहाँ पे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि भाई जो मुगल्स हैं बेसिकली ये काफ़ी वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास भी कमज़ोर हो जाते हैं। एक तरफ मुगल कमज़ोर, मराठा कमज़ोर, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, ध्यान करो, बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। बक्सर के बाद क्या होता है? जो भाई बंगाल के नवाब होते हैं, अवध के नवाब होते हैं, और भाई जो मुगल एम्परर होते हैं शाह आलम II, ये हार जाते हैं किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं, कनेक्ट करते चलना धीरे धीरे, देखो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। मैं हमेशा बोलता हूं कि हिस्ट्री में चीजें कनेक्ट किया करो। तो ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। युद्ध हुआ भाई, युद्ध में ये तीनों लोग हार जाते हैं, इनका जो पूरा अलायंस होता है वो हार जाता है। अब क्या होता है भाई? यहाँ पे जो दीवानी राइट्स होते हैं और जो आप बोल सकते हो जो निजामत राइट्स होते हैं, दीवानी मतलब जो टैक्स कलेक्शन के राइट होते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के राइट होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं? वो ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। अब भाई देखो टैक्स कलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। आज की जो सरकार है, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर हमारी सरकार से कोई उनके राइट छीन ले टैक्स कलेक्शन का, तो भाई सरकार तो सड़क पे आ जाएगी ना। सरकार किससे चलती है? पैसों से। तो यहाँ पे जो मेन राइट था टैक्स कलेक्शन राइट, ये आ जाता है भाई ब्रिटिशर्स के पास,
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उसके बाद पूरी कहानी चेंज हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इतनी ऑपरेसिव होती हैं कि उनसे लोग ना परेशान होने लगते हैं। अब धीरे धीरे कनेक्ट करना है, ठीक है, हल्का सा कनेक्ट करना है आपको। अब इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, इनके जो लॉज होते हैं वो इतने ऑपरेसिव होते हैं कि इनसे हर कोई परेशान हो जाता है, हर कोई, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो जो लोकल रूलर्स थे वो हों, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनसे। अब होता क्या है, जब भाई देखो सब परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान, आप भी परेशान, ये भी परेशान, वो भी परेशान, तो होता है ना जब इंसान के अंदर गुस्सा भरा रहता है एकदम से फूटता है। तो यहाँ पे वही सीन हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा, सबकी अलग अलग वजह थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थे, प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स थे, प्रॉब्लम एक ही थी, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है, वजह सबकी अलग अलग थी, प्रॉब्लम थे ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो लोग होते हैं बेसिकली वो एक हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर देते हैं, रिबेल छेड़ देते हैं। और ये रिबेल जो होता है वो इतना बड़े लेवल पे होता है कि भाई पूरी जो आप बोल सकते हो ब्रिटिश एम्पायर है पूरा हिल जाता है, पूरा हिल जाता है इंडिया में। और होता क्या है भाई, लेकिन कुछ फ्लॉज थे इसमें, ठीक है ना, आप बोल सकते हो चीजें अच्छे से हो नहीं पाई, इस वजह से जो रिवॉल्ट है बेसिकली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स हार ही गए थे। तो इसके बारे में हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको जो पूरे चैप्टर की आउटलाइन है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी हम डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2-3 पार्ट्स में आएगा ये। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, कहानी की तरह पढ़ना है और चीजों को रिलेट करते जाना है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो भाई इस चैप्टर की बात करूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसीज एंड द पीपल, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे इनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी क्या थी, काफी ऑपरेसिव थी, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लाते थे भाई। पीजेंट्स को ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जमींदार्स को ही कर रहे थे एक्सप्लॉइट, हर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, वो था पैसा कमाना, ठीक है। तो इसकी वजह से भाई जो नवाब थे, इन पॉलिसीज की वजह से, इनके लॉस की वजह से, जैसे मैंने बताया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है ना, सब्सिडरी अलायंस, ये जो लॉस थे भाई, इनसे क्या हुआ, इनसे जो नवाब्स थे, नवाब क्या होते हैं भाई, नवाब पता है ना, अरे हम बोलते हैं ना बड़े नवाब हो तुम, तो भाई ये जो बेसिकली टर्म है बेसिकली यूज किया जाता है, ये जो राजा महाराजा होते हैं, ठीक है ना। जैसे अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब जल्दी शुजाउद्दौला थे, तो इन नवाब बोला जाता था। बेसिकली आप बोल सकते हो एक गवर्नर का, किंग का टाइटल, ठीक है। चलिए और आप बोल सकते हो नवाब लूज देयर पावर्स, जो नवाब थे और जो लोकल रूलर्स थे इन्होंने अपनी पावर्स को लूज करना शुरू कर दिया इनके लॉस की वजह से, ठीक है ना। द पीजेंट्स एंड द स्पॉय, पीजेंट्स क्या भाई, पीजेंट्स किसान, मतलब इनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो काफी ऑपरेसिव थी, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो पीजेंट्स थे इन्हें भी प्रॉब्लम होने लगी। एंड स्पॉय, ठीक है, स्पॉय मतलब जो सिपाही थे इनके, जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सोल्जर्स थे ना, उसमें 80-90% क्या थे, 80% तो इंडियंस थे, ठीक है ना, जो ठीक है अपना घर चलाने के लिए उनकी तरफ से लड़ा करते थे, ठीक है ना। तो इन्हें भी प्रॉब्लम होने लगी, इनके कुछ पॉलिसीज थी, उनकी पॉलिसीज की वजह से इन्हें भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, अब ऐसा नहीं था, मतलब ब्रिटिशर्स कुछ अच्छी चीज भी लाए थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या बैन किया था, सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है, लेकिन वो अच्छी चीज थी। लेकिन यहाँ पे हम जो इंडियंस थे इन्हें खराब लगा कि भाई ये जो हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना ईजी कर दिया था। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी, तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स लाए थे इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कत हुई। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से आप बोल सकते हो कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो इन चीजों की वजह से हुआ। एक चीज नहीं थी, मतलब एक रीजन नहीं था, अलग अलग रीजंस थे, उसकी वजह से जो रिवॉल्ट हुआ था ये 1857 में हुआ था। फाइनली लोगों का गुस्सा फूटा था अलग अलग जगह से, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी का मतलब होता है जब एक छोटे लेवल पे कोई रिबेल छिड़ जाता है ना, ठीक है ना। वैसे म्यूटिनी का हिंदी मतलब होता है गदर, ठीक है, गदर करना, रिबेल करना। तो भाई जब कोई स्पेशली जो सोल्जर्स होते हैं वो रिबेल छेड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यूटिनी, ठीक है। अब भाई जो म्यूटिनी था, एक छोटा सा एक जगह से रिवॉल्ट शुरू हुआ था, वो क्या हो गया, एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो गया, बड़े लेवल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे भाई कैसे ये रिवॉल्ट मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दिल्ली तक गया और पूरे जो नॉर्थ इंडिया यहाँ पे फैल गया, ठीक है। चलिए द रिबेलियन स्प्रेड, अब रिबेलियन कैसे फैला उसके बारे में हम बात करेंगे, और आफ्टर में यानी कि उसके बाद क्या हुआ, 1857 में रिवॉल्ट हुआ, उसे रिप्रेस किया गया और क्या हुआ, सप्रेस करके उसे दबा दिया गया। उसके बाद क्या, उसकी बात की जो चीजें थी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसीज एंड द पीपल में नवाब्स लूज देयर पावर्स। जो नवाब थे इन्होंने अपनी पावर्स को लूज करना शुरू कर दिया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कहानी की तरह पढ़ना है पूरे चैप्टर को। चलिए, सिंस द मिड 18th century
नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर्स इरोड। यहाँ पे क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी की मिड की बात हो रही है, ठीक है, 18th सेंचुरी की मिड की बात हो रही है, यहाँ पे देखा गया कि जो नवाब्स थे और जो राजास थे, लोकल राजास वगैरह थे, इन्होंने ऐसा पाया कि भाई इनकी जो पावर है ना वो डिक्लाइन हो रही है। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से, ठीक है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, कि भाई ये जो बेसिकली राजा महाराजा थे, इनकी पहले इतनी अथॉरिटी हुआ करती थी, जितना राइट्स हुआ करते थे, वो सब कुछ नहीं रहा भाई। किसके चक्कर में? ब्रिटिशर्स के चक्कर में। इन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को लूज कर दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने ऑनर को, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे भाई, वो रेस्पेक्ट नहीं देते थे किसी को, उन्हें पता था वो पावरफुल है, टैक्स कलेक्शन राइट उनके पास है, हर चीज उनके पास है। तो ये जो राजा थे ना बेसिकली पपेट बन के रह गए थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। चलिए, रेसिडेंट हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, the freedom of rulers reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages। समझ में आया? यहां पे हुआ क्या भाई, देखो अब होता क्या था कि भाई देखो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके छोटी मोटी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। अब होता क्या था, वो ये कहते कि रूल तुम करो, हमें रूल करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें टैक्स देते रहना है, और हमारा एक बंदा आपके कोर्ट में जाके बैठेगा और वो ये देखेगा कि आपके कोर्ट में चल क्या रहा है और चीजें समझने की कोशिश करेगा। तो भाई जब वो बंदा कोर्ट में बैठता था ना, वो चीजों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, उन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। आप अपना कोई बंदा बैठाओगे तो वो कहेगा कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी थी यहाँ पे रूलर्स की, वो अफेक्ट होती है, ठीक है। चलिए, फिर क्या हुआ भाई, इनकी जो आर्म फोर्सेस थी, यानी कि इनके खुद के जो सोल्जर्स थे, उसे डिसबैंड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। कहा कि भाई एक काम करो, आप हमारे सोल्जर्स रखो, इन केस आप पे कोई अटैक होता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यही तो हुआ था ना सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है भाई, इनके जो रेवेन्यू थे, रेवेन्यू राइट्स तो इनसे धीरे धीरे करके छीन ही लिए थे। मैंने बताया था ना भाई, जब ये तीनों लोग हार जाते हैं, अवध के नवाब हार जाते हैं, बंगाल के नवाब हार जाते हैं, ठीक है, मुगल एम्परर हार जाते हैं, तो इन पे इनके जो राइट्स थे बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे, वो इनसे छीन लिए थे। तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा। देखो, इनकी आर्मी को डिस्बैंड कर दिया, धीरे धीरे करके किया, ये एकदम से नहीं किया इन्होंने, धीरे धीरे, जैसे दीमक होता है ना, धीरे धीरे करके लकड़ी को खाता रहता है, एकदम क्या हो जाती है, एकदम खोखला हो जाती है। तो ऐसे करके इन्होंने धीरे धीरे करना शुरू किया। पहले रेवेन्यू कलेक्शन राइट छोड़े, फिर सब्सिडरी अलायंस लाए। इसमें ये बोल दिया कि भाई एक काम करो, अपनी आर्मी को आप डिस्बैंड करो, हम अपनी आर्मी रखेंगे, इन केस आप पे कोई अटैक होता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइडर्स से, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, फिर उनकी जो फ्रीडम थी, कोर्ट में उनके एक बंदा बैठा लिया अपना कि भाई जो भी कुछ हो रहा है तुम देखो, अंदर जो भी चल रहा है। तो भाई वो क्या करता था, वो इनके काम में इंटरफेयर करता था, ठीक है। ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। चलिए, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे कुछ इनके पास चारा बचा नहीं। जब आपके पास पावर नहीं होती तो आपके पास बातचीत के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी, ठीक है, उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, यार देख लो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो, ठीक है। ये सारी चीजें होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अवध की बात हो रही है, ठीक है, अवध की बात हो रही है। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब होता है ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है ना, कब्जा कर लेना। तो यहाँ पे जो अवध जो था वो लास्ट टेरिटरी थी जो अंग्रेजों के द्वारा ऑक्यूपाई की गई थी, ठीक है। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में ना, यहाँ पे 1801 में सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। सब्सिडरी अलायंस का मतलब मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये पूरी टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपकी पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके बदले, ठीक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं जो आपके टेरिटरी में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका खर्चा आप उठाओगे, ठीक है, उन्हें जो भी खर्चा वगैरह दिया जाएगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपकी टेरिटरी से, वो उन्हें दिया जाएगा एज अ सैलरी के तौर पे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बाहर के लोग हैं उनसे रिलेशन नहीं बनाने हैं, यानी कि जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फ्रेंच के जो लोग थे, उनसे कोई रिलेशन नहीं बनाने, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, तुम किसी जो भी काम करोगे वो हमें बता के करोगे। हमारा जो बंदा है, हमारा एक एक बंदा आपके कोर्ट में बैठेगा और वो देखेगा चीजों को कि चल क्या रहा है तुम्हारे कोर्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये हुआ था सब्सिडरी अलायंस में। तो भाई अवध में क्या हुआ, अवध एक आखिरी ऐसा स्टेट था जहां पे सब्सिडरी अलायंस लागू की गई थी, सबसे लास्ट में 1801 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, जो डलहौजी थे उस टाइम गवर्नर जनरल, उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट के चक्कर में, ठीक है ना, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो ठीक से नहीं हो रहा।
ये बोल दिया, वहां पे तो कोई दिक्कत थी भी नहीं वैसे, वहां पे ये बोल दिया कि भाई देखो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना अवध में वो ठीक से नहीं हो रहा, इस वजह से हमने क्या किया है, इस वजह से हमने अवध का कंट्रोल अपने आप में ले लिया है। अब ये धीरे धीरे करके करते थे, मैंने बताया ना आपको। मान लो अभी क्या है, अभी इन्होंने अपनी आर्मी लगाई है इधर, इन केस कुछ होता है तो ये अपनी आर्मी तो ऑलरेडी है इनके पास, इनकी टेरिटरीज में आर्मी तो खड़ी है, तो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है ना। इन्हें बस बहाना चाहिए था ऑक्यूपाई करने का, तो धीरे धीरे करके ये ऑक्यूपाई भी करने लगे, टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेने लगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो अवध वाज द वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। लास्ट टेरिटरी थी इन 1801, अ सब्सिडरी अलायंस वाज इंपोज्ड ऑन अवध। 1801 में सब्सिडरी अलायंस को इंपोज कर दिया, ठीक है। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, ठीक है। 1801 में क्या लागू किया, सब्सिडरी अलायंस लागू किया, और 1856 में और वो उसे वापस भी ले लिया, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां पे बहाना क्या दिया गया, यहां पे जो डलहौजी थे इन्होंने ये बहाना दिया कि यहां पे क्या है, यहां पे जो रूल है वो प्रॉपर से हो नहीं पा रहा, जो रूलर है ना वो इनएफिशिएंट है, वो अच्छे से रूल कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ब्रिटिश रूल को लाना बहुत जरूरी था। तो भाई देखो 1801 में यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लाए और 1856 में यहाँ पे पूरी तरह से अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब समझे कैसे धीरे धीरे करके ये चीजों को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है, दीमक की तरह थे, धीरे धीरे करके काट रहे थे और एकदम से भाई पूरे इंडिया को खोखला बना दिया है, ठीक है। बिल्कुल, जब ये इंडिया छोड़ के गए थे तो हमारा जो इंडिया था ना लिटरली बहुत ही भिखारी बन चुका था, गरीब देश बन के रह गया था हमारा इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ और बातें जानते हैं। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एंड। यहाँ पे जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये प्लानिंग कर रही थी कि भाई ये जो मुगल रूल है ना, जिन्होंने 300-400 साल तक रूल किया है इंडिया पे, अब इस मुगल रूल को कैसे एंड करें, मुगल डायनेस्टी को कैसे एंड करें, ठीक है ना। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब धीरे धीरे करके इन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया कि भाई मुगल्स को पूरी तरह से कैसे रिमूव कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉइन मिंट किए जाते थे ना वो पहले मुगल एम्परर के नाम पे किए जाते थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसे भी मिंट करना बंद कर दिया, ठीक है। मुगल जो कॉइन्स थे इन्हें मिंट करना बंद कर दिया और इसकी जगह जो अपने कॉइन्स थे, खुद के जो कॉइन्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसे मिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। समझ में आया। यहाँ पे हुआ क्या देखो, 1849 में, अब मैंने बोला ना धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं करते थे, धीरे धीरे करके करते थे। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे इन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो लास्ट मुगल एम्परर हैं, कौन थे लास्ट मुगल एम्परर, तो भाई लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर 2 थे लास्ट मुगल एम्परर। तो भाई ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनकी डेथ के बाद ना क्या होगा, इनकी जो फैमिली है, ठीक है, इनके बेटे हैं, उन्हें कोई किंग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इनकी डेथ के बाद इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहाँ पे, रेड फोर्ट से उठा के कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाहर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो रेड फोर्ट है वो इनका नहीं रहेगा, ठीक है ना। रेड फोर्ट में क्या होता था बेसिकली, यहाँ पे जो राजा थे, महाराजा थे, यहाँ पे जो मुगल रूलर्स थे बेसिकली वो रूल किया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जफर की डेथ के बाद, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद इनकी जो फैमिली है उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा कहीं और, ठीक है। और कोई भी राजा नहीं बनेगा इसके बाद, जो इनके लड़के वगैरह हैं वो कोई राजा नहीं बनेंगे, उन्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूल किसका आ गया था, रूल तो ब्रिटिशर्स का आ गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पे एक रीजन क्या है भाई, एक रीजन ये है कि भाई ये जो नवाब्स थे इन्होंने अपनी पावर्स को लूज कर दिया था, जो मुगल्स थे इन्होंने अपनी पावर्स को लूज कर दिया था, तो इनके अंदर अलग गुस्सा भरा था। अब रीजन जानने की कोशिश करना, थोड़ा सा रीजन जानने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ none of his descendant would be recognized as king, they would just be called princes। समझ में आ गया कि इनकी डेथ के बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे ना, इन्होंने अनाउंस किया, डिसाइड किया कि भाई बहादुर शाह की डेथ के बाद इनके जो भी डिसेंडेंट होंगे वो उन्हें किंग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, दे वुड जस्ट कॉल्ड एज अ प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंस की तरह उन्हें बुलाया जाएगा, वो प्रिंस माने जाएंगे, उन्हें राजकुमार माना जाएगा, उन्हें किंग नहीं माना जाएगा, किंग वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हो गया भाई, यहाँ पे एक चीज हमने देख ली नवाब्स की, नवाब और किंग कैसे इन्होंने अपनी पावर्स को लूज किया, ठीक है ना, कैसे इनके लॉस की वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई पीजेंट्स एंड द स्पॉयर, इनमें क्या गुस्सा भरा था, कौन सी पॉलिसीज थी इसकी वजह से इनमें गुस्सा भरा, क्यों नाराज थे भाई ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस
एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। बोला ना मैंने। तो यहाँ पे भाई जो इनकी पॉलिसीज क्या थी, तो भाई इनके जो रेवेन्यू कलेक्शन मेथड थे, जो हाई टैक्स ये चार्ज करते थे पीजेंट्स पे, तो वो प्रॉब्लम दे रहा था किसी गरीब गरीब किसानों को। ठीक है, चलिए। और जो यहाँ पे इनका रिजिड मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का, बताया था ना मैंने, जमींदारी सिस्टम, पिछले चैप्टर में जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारे जो सिस्टम थे बेसिकली, इनसे क्या हो रहा था, यहाँ पे किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे किसानों के पास तो कुछ बचता ही नहीं था खाने को। तो यहाँ पे हुआ कि इस वजह से फैमाइन भी आई थी, इतनी गंदी पॉलिसीज थी, इसकी वजह से फैमाइन आई और 10 आप बोल सकते 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी इनकी पॉलिसीज की वजह से। तो यहाँ पे जो किसान थे इनमें अलग गुस्सा भरा हुआ था। ठीक है, मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल फॉर जनरेशन। अब होता क्या था यहाँ पे, जब ये टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो क्या करते थे, ये लोन लिया करते थे। ठीक है, जब लोन लिया करते थे उसे रिपे नहीं कर पाते थे, तो इनकी जो जमीनें है ना, इनसे छीन ली जाती थी गरीब किसानों से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इनकी पॉलिसीज से। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, ट्राइबल्स डिकूज वाला जो चैप्टर है, इसमें मैंने बताया था ना आपको कि भाई जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, जो जंगलों में रहा करते थे, उन्हें भी परेशान कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, जो भाई उनका डेली कैसे काम चलता था, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करते थे, वो उन्हें यूज करके अपनी डे टू डे लाइफ को चलाते थे। अब वहां पे भी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो वहां पे अलग गुस्सा भरा था। तो सबके मन में कोई ना कोई गुस्सा भरा था अंग्रेजों के लेके। वजह क्या थी, सिर्फ एक वजह थी, वो थे अंग्रेज। ठीक है, चलिए। द पीजेंट्स एंड द स्पॉय, द इंडियन स्पॉय। भाई स्पॉय क्या होते हैं, तो भाई ये जो सिपाही होते हैं अंग्रेज के, जो सिपाही वगैरह होते हैं ना, उन्हें स्पॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो सिपाही वगैरह काम किया करते थे, तो इनके अंदर अलग गुस्सा भरा था। अब इनकी क्या पॉलिसीज रही थी अंग्रेजों की, इस वजह से इनके अंदर गुस्सा आया, तो वो जान लेते हैं। ठीक है, द इंडियन स्पॉय इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट। ठीक है ना, इनके पास भी अपना अलग रीजन थे। इनके पास जो स्पॉय थे, स्पॉय के पास भी अलग रीजन थे अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल करने के। क्या रीजन थे वो जान लेते हैं। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। ठीक है ना, जो इनका पे स्केल था उसके लिए काफी नाखुश थे, इन्हें काफी कम पे किया जाता था एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स स्पॉय होते थे, यानी कि जो वहां के लोग थे, उनके कंपैरिजन में इन्हें बहुत कम पे किया जाता था। ठीक है, तो इनकी एक समस्या ये हो गई। ठीक है, उनके जो अलाउंसेस थे वो भी ज्यादा नहीं थे इनके पास। ठीक है ना, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो इनकी कंडीशंस थी सर्विस की, वो भी ठीक नहीं थी। ये तो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे ना, इन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन भाई ये पे स्केल से नाखुश थे, क्योंकि जो आप बोल सकते हो ब्रिटिश स्पॉयज थे, उन्हें अच्छा पे किया जाता था एज कंपेयर टू जो इंडिया में काम कर रहे थे, जो इंडियंस थे बेसिकली। ठीक है ना, तो अपने पे स्केल से, जो इनके अलाउंसेस थे, उससे नाखुश थे ये लोग। चलिए, सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ। और इसके अलावा क्या हुआ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे आ गए, मैंने बोला ना इनकी जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से सबको अलग अलग गुस्सा आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इनकी ऐसी पॉलिसीज लाए जो इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उसे हर्ट कर रही थी। ठीक है, इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उसे हर्ट कर रही थी, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको चलिए, जैसे एक अगर मैं एक रूल्स की बात करूं, हाँ एक अगर मैं रूल की बात करूं, किस वजह से ये जो लोग थे नाराज थे, वो एक रूल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली, यहाँ पे होता था कि अगर इंडिया में ऐसा माना जाता था, हिंदुइज्म में एक बिलीफ था कि अगर आप समुद्र पार करोगे, ठीक है, सी के थ्रू किसी दूसरे देश में जाओगे, तो आपका ना रिलीजन जो है आप वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आप अपने रिलीजन को लूज कर दोगे, ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता था। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे ये जो म्यांमार में अपने जो देश के जो स्पॉय थे उन्हें म्यांमार ले जा रहे थे, और भाई किसके थ्रू, सी रूट के थ्रू। तो हमारे जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई वो अपने रिलीजन को, अपनी कास्ट को लूज कर देंगे। तो उन्होंने बोला हम जमीन से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से होते हुए नहीं जाएंगे, सी से होते हुए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे जो स्पॉय थे इन्हें पनिश किया गया, जेल में डाल दिया गया इन्हें। तो यहाँ पे इनके अलग रीजन्स थे। ठीक है, चलिए, रेस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई, देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये हम ऐसा मानते थे कि भाई जो इंडियंस हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं। ठीक है ना, इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ अच्छे बदलाव लाने की जरूरत है। वो लाए भी, कुछ अच्छे बदलाव लाए, उनकी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन भाई इससे क्या हुआ, लोगों का जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, ये धीरे धीरे जो सारे रीजन्स हैं इनकी वजह से ये आगे चल के यही कारण बनता है 1857 के रिवोल्ट का। चलिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। अब जैसे मान लो सती को बैन कर दिया। सती क्या था बेसिकली, सती प्रथा क्या होती थी, जब कोई लेडीज होती थी, विमेन का, जब कोई वुमेन होती थी, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, एक्सपायर हो जाता था, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता था तो अपने आप को क्या करे, अपने आप को आग में जला ले।
ठीक है ना। दो ऑप्शन होते थे भाई, या तो वो अपनी मर्जी से चल जाए या फिर उसे फोर्स किया जाता था आग में जलाने के लिए, ठीक है ना। तुम अपने पति के साथ ही जाओगी, उसके साथ ही, मतलब होता है ना कुछ वैसा। इंडियन सोसाइटी में बहुत गलत था ये, तुम मतलब किसी जिंदा इंसान को आग में जला रहे हो। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट भी कुछ कोई लॉज वगैरह ले आई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हिंदूज थे इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, ठीक है ना, कि भाई ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू एनकरेज द रिमैरिज ऑफ विडो। तो यहाँ पे होता क्या था इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली हिंदुज्म, तो यहाँ पे जो विडो होती थी, विधवा जो होती थी, उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, ठीक है। उसका अगर हस्बैंड मर गया तो वो पूरे जिंदगी भर बिना शादी के रहेगी। तो यहाँ पे रीमैरिज को भी प्रमोट किया, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी उसे भी प्रमोट किया, ठीक है ना। अब भाई वो खुद इंग्लिश में बात करते थे तो उन्हें प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो इंग्लिश को भी धीरे धीरे करके प्रमोट करने लगे इंडिया में, ठीक है। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो ब्रिटिशर्स थे ना, अब यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना भी शुरू कर दिया लोगों को। और भाई 1850 में एक ऐसा लॉ लाया जिसमें क्या था, जिसमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। और ये कुछ लालच भी देते थे कि लाइक आप अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका जो भी लैंड हमने लिया वो वापस हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी लैंड था वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लाने लगे ये लोग, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी काफ़ी ऑपरेसिव थी, ठीक है। तो धीरे धीरे सबका गुस्सा बढ़ रहा था और ये फूटा कब, 1857 में, ठीक है। चलिए, responses to the reforms, this law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors। समझ में आ गया। तो ये जो लॉ थे बेसिकली, आप अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपके एंसेस्टर्स के जो भी प्रॉपर्टी वगैरह हैं वो क्या मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो आपको मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन एंड द सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि भाई जो ब्रिटिशर्स है ना, वो उनकी जो रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, जो उनके कस्टम्स हैं और जो ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल वे है लाइफ को जीने के, ठीक है, उन्हें क्या कर रहे हैं, इनमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों का गुस्सा भी फूटा, ठीक है। चलिए, तो भाई इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे भाई रिबेल शुरू कैसे हुआ। तो भाई मेरठ से शुरू हुआ था और कैसे कैसे करके पूरे इंडिया में फैल गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर था वो। चैप्टर का नाम था भाई व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, ठीक है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर की आउटलाइन ड्रॉ की कि भाई ये जो पूरा चैप्टर है किसके बारे में। तो हमने पिछले चैप्टर से कनेक्ट भी करवाया था कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स आते हैं, बिजनेस करने आए थे, पहले धंधा करने आए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आता है भाई जब ये क्या हो जाते हैं भाई, ये प्रॉपर रूल करने लगते हैं। जब ये प्रॉपर रूल करने लगते हैं, एक टर्निंग पॉइंट भी मैंने बताया था आपको कि भाई जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये टर्निंग पॉइंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री का, और यहाँ से पूरी तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। वहीं मैं बात करूँ 1857 की, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से भी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। खैर हम लोग सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए इस रिवॉल्ट में, थोड़े से ही रह गए, ठीक है ना। अगर हमारे लोगों ने साथ दे दिया होता हमारा, तो शायद हम 1857 में हमें आज़ादी मिल गई होती और इंडिया की हिस्ट्री आज कुछ और ही होती। लेकिन होने ना होने से फ़र्क क्या पड़ता है भाई, हिस्ट्री है, अब जो हुआ सो हुआ, पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर हमने देखा भाई ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज़ थी अलग अलग लोगों के लिए। सबसे पहले हमने बात की किसके लिए, तो सबसे पहले हमने बात की भाई नवाब्स के लिए। तो भाई इनकी पॉलिसीज़ की वजह से नवाब जो थे या फिर जो लोकल रूलर्स थे, इन्होंने अपनी पावर को लूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर मैं बात करूं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो गरीब किसान थे और जो सिपाही वगैरह थे, स्पॉय थे, जो इन्होंने अपने क्या किया, इन्होंने इनकी जो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से इन्हें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर हमने देखा भाई जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, जैसे सती को लेके, ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट लाया, ठीक है। इन सारे एक्ट से क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडियन सोसाइटी थी, इसके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है लेक्चर नंबर 1 में। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। यानी कि भाई जो एक म्यूटिनी थी, एक छोटा सा जो रिवॉल्ट हुआ था, म्यूटिनी मतलब जो सिपाही ने विद्रोह कर दिया था, ये कैसे बड़े रिवॉल्यून में, एक सबसे पॉपुलर रिबेलियन में कैसे कन्वर्ट हो गया, उसकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली,
ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। और भाई यहाँ पे रिबेलियन कैसे स्प्रेड हुआ ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो भाई अगले लेक्चर में जो पूरा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे भाई ए म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, अ म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। तो यानी कि भाई एक जो छोटा सा विद्रोह हुआ था, कैसे बड़े रिबेलियन में, विद्रोह में बदल गया। तो ये सारी कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो हम जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट they have a common enemy and rose up against the enemy at the same time। तो यहाँ पे क्या था, जब बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई देखो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पीजेंट्स को अलग प्रॉब्लम हो रही है, राजा महाराजा को अलग हो रही है, नवाब्स को अलग हो रही है, ठीक है। स्पॉय जो है, स्पॉय को अलग हो रही है, स्पॉयज को अलग हो रही है प्रॉब्लम। तो सबकी वजह क्या है, तो सबकी वजह क्या थे, सिर्फ एक थे, वो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि यार देखो यार, जब ब्रिटिशर्स ही हैं हमारे एनिमी, हमारे दुश्मन एक ही है, वजह चाहे सबकी अलग अलग हो लेकिन हमारा दुश्मन कौन है, दुश्मन एक ही है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो क्यों ना भाई हम उनके अगेंस्ट लड़ाई करें, ठीक है। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। समझ में आया। लेकिन भाई इतने बड़े विद्रोह के लिए, इतने बड़े रिवेल के लिए प्रॉपर आपको क्या चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा भाई, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता, ठीक है। आपको सबको साथ लाना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ा ना हम अकेले रिबेल करने चले जाएंगे, ठीक है ना। एक जगह से रिबेल शुरू होगा लेकिन आपको लोगों को समझाना पड़ेगा भाई हम क्यों कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, आम लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये सारी चीजें होना जरूरी है भाई। टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू कम टू द अराउंड, ठीक है ना। हमें लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा यार, ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। किसी ना किसी को लीडरशिप लेनी होगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ये सब करवाने के लिए, और ये सब बहुत आसान नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। चलिए, इन मई 1857 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन। अब भाई अगर मैं मई की बात करूं, मई की बात करूं 1857 की, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बहुत ही बड़ा रिबेलियन फेस करती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कहाँ से हुआ था, तो देखो आप देख रहे हो ना, जो पूरा नॉर्थ वाला पोर्शन है स्पेशली, ठीक है। ये देखो लखनऊ हो गया, कानपुर, दिल्ली, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। तो ये पूरा जो आप बोल सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है इंडिया का, तो यहाँ पे काफी सारा आप बोल सकते हो रिवॉल्ट देखने को मिला। लेकिन दिक्कत क्या थी पता है, यहाँ पे 17 में भी हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया में ये जो पोर्शन देख रहे हो, साउथ वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये खाली था। नॉर्थ वाले पोर्शन में काफी एक्टिवली हम कर रहे थे पार्टिसिपेट, लेकिन ये जो बहुत बड़ा जो हिस्सा था इंडिया का, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो वजह बोल सकते हो कि ये जो रिवॉल्ट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। और भी हम वजह पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। इन सेवरल प्लेसेस स्पॉय म्यूटिनाइज्ड बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ and a large number of people from different section of society rose up in the rebellion। अब हुआ क्या, यहाँ इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो भाई इसकी स्टार्टिंग होती है मेरठ से, इसकी स्टार्टिंग होती है मेरठ से। यहाँ पे जो एक स्पॉय म्यूटिनी थी, इसने रिवॉल्ट छेड़ दिया, और भाई यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे, इन्होंने भी साथ दिया इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो भाई स्टार्टिंग हुई मेरठ से। अब ये जो मेरठ वाले लोग हैं, मेरठ वाले स्पॉय हैं, जाएंगे कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th। अब इसे भाई, इसे 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बोला गया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इससे पहले कभी भी कोई इतना बड़ा रिबेल नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 29th March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू द डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। समझ, अब यहाँ पे आपने मंगल पांडे मूवी देखी है, देखो ये है इनकी इमेज मंगल पांडे की। तो आप अगर इमीडिएट रीजन की बात बोलो तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक यंग सोल्जर्स थे मंगल पांडे, इन्हें क्या कर दिया, इन्हें मौत की सजा दे दी इन्हें, और इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक अपने ऑफिसर पे अटैक किया था बैरकपुर में और उन्हें मार दिया था। अब क्यों मारा था, उसके पीछे की स्टोरी भी जान लेते हैं। सम डेज लेटर सम स्पॉय ऑफ रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टिगेज which were suspected of being coated with the fat of cow and pig। अब सुनो, मंगल पांडे को क्यों मारा था, आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, बहुत ही प्यारी मूवी है, आमिर खान की मूवी है, देखना कभी। तो हुआ ये कि भाई देखो, एक न्यू एनफील्ड राइफल आई थी, इसमें होता क्या था, इसकी जो बुलेट होती थी, इसका जो कार्टिगेज होता था, इसे ग्रीस किया गया था। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा था कि इसे काव और पिग के फैट से ग्रीस किया गया ऊपर कार्टिगेज पे, और होता क्या था, इसे हटाना पड़ता था मुंह से इसे छीलना पड़ता था, उसके बाद उसके अंदर का जो बारूद होता था वो बंदूक में डालते थे हम। अब ऐसा माना गया कि भाई ये जो कार्टिगेज है ये काव और पिग के फैट के बने हुए हैं, जो बीफ होता है इसके फैट के बने हुए हैं।
अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम थे इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, क्योंकि भाई काऊ को तो हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, हमारे यहाँ पे भगवान माना जाता है, माता होती है, ठीक है ना, और गॉडेस माना गया है। और अगर बात करूँ पिग को, तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं उन्हें भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो भाई हम दोनों के, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स जो थे वो काफी हर्ट हुए। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई, यहाँ पे जो अब इन्हें हैंग कर दिया, अब लोगों के अंदर और गुस्सा फूट गया। मंगल पांडे को हैंग करने के बाद लोगों के अंदर और गुस्सा फूट गया, और यहाँ पे हुआ क्या, जो मेरठ में एक रेजिमेंट थी, यहाँ की जो स्पॉय थे इन्होंने मना कर दिया ड्रिल करने से मना कर दिया, क्योंकि भाई इसका जो इसकी कार्टिकेज थे, बेसिकली जो बुलेट्स थी वो किसके फैट की बनी हुई थी, वो पिग और काऊ की फैट की बनी हुई थी, ऐसा सस्पेक्ट किया गया था, ठीक है। 85 स्पॉय, अब हुआ क्या, अब इन्होंने मना कर दिया, तो इसके चलते हुआ क्या, 85 स्पॉय वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. अब हुआ क्या, इसके चलते हुआ क्या भाई, जो 85 जो ऑफिसर जो स्पाई थे, इन्हें क्या कर दिया, इन्हें डिसमिस कर दिया, इन्हें नौकरी से निकाल दिया और उन्हें 10 साल की सजा हो गई, ठीक है, 10 साल की सजा सुना दी। ये हुआ कब, ये हुआ भाई आप बोल सकते हो मई 1857 में, ठीक है ना, 9 मई 1857 में इन्हें निकाल दिया और इन्हें 10 साल की सजा सुना दी। अब यहाँ पे ये नहीं करना था, ठीक है, यहाँ पे गलती कर देते हैं अंग्रेज। अब होता क्या है भाई, ये जो चीज होती है बेसिकली, तो और जो स्पाई होते हैं जब उन्हें पता चलता है तो भाई यहाँ पे रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब होता क्या है, जो अदर इंडियन सोल्जर्स होते हैं उनका जो रेस्पॉन्स आता है तो वो काफी क्या होता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है। वो भी गुस्सा हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे हुआ, हमारे जो सोल्जर्स हैं इन्हें जब जेल में डाल दिया, तो अगर हम मना करेंगे तो शायद हमें भी जेल में डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि 85 जो सोल्जर्स होते हैं इन्हें क्या कर देते हैं, इन्हें डिसमिस कर देते हैं और फिर जेल में और डाल देते हैं, ठीक है, 10 साल की सजा सुना देते हैं। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड स्पॉय। अब होता क्या है भाई, यहाँ पे विद्रोह हो जाता है, एक टाइप का रिबेल छिड़ जाता है, और 10 मई को जो सोल्जर्स होते हैं ये मार्च करते हैं जेल की तरफ, मेरठ में जो जेल में डाला गया था जहाँ पे उन्हें, वहां जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं, और भाई कहाँ जाते हैं, और यहाँ पे जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है, और बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं इन्हें मार दिया जाता है, ठीक है। और फिर कहाँ पे मार्च करने लगते हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करने लगते हैं। अब दिल्ली की तरफ क्यों मार्च करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशंस एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। फिरंगीज क्या होते हैं, फिरंगीज हम ब्रिटिशर्स को ही बोलते थे, गोरे लोगों को फिरंगी बोलते थे, वो बाहर से आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वहाँ पे जो बेसिकली जहाँ पे आर्ट एम्यूनिशंस वगैरह मिलते हैं ना, गन्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ जाके उसे कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे जो भी असला बारूद होता है उसे कलेक्ट करते हैं, और जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड। समझ में आया। अब होता क्या है भाई, देखो, जब जो सोल्जर्स होते हैं वो जब रिबेल कर रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई देखो, ठीक है, हाँ, अगर हम अंग्रेजों को भगा देंगे तो फिर रूल कौन करेगा। जब जैसे हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे यहाँ से, ठीक है, रिबेल करके भगा देंगे, तो फिर इंडिया में रूल कौन करेगा, कोई तो होना चाहिए ना रूल करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे द स्पॉय ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे जब इन्हें समझ में आता है कि भाई अब हमारा अगला एम्परर कौन होगा, इन केस अगर हम ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं तो हम पे रूल कौन करेगा। तो भाई यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, बहादुर शाह जफर, ये कौन थे भाई, ये लास्ट मुगल एम्परर थे, कहाँ के, हमारे इंडिया के। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो ये स्पॉय होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, ये अपना आप बोल सकते हो अपना एम्परर, अगला एम्परर किसे डिक्लेयर कर देते हैं, बहादुर शाह जफर को अगला एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं, और कहाँ मार्च करते हैं भाई, दिल्ली की तरफ मार्च करने लगते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, एज अ न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। जब भाई पता चलता है कि भाई वहां से रिबेल आ रहा है, कहाँ से, मेरठ से, तो यहाँ पे जो दिल्ली में जितने भी आप बोल सकते हो सोल्जर्स वगैरह होते हैं ये भी सब पार्टिसिपेट करने लगते हैं, ठीक है। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। अब होता क्या है भाई, यहाँ पे फिर से क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं इनकी आर्ट एम्यूनिशंस की जितनी भी गोला बारूद होते हैं सबको कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उन्हें मार दिया जाता है, जो मिला उसे पकड़ के मार दिया, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। चलिए, ट्रुम्पेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट एंड वेयर द बादशाह लिव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं, हजारों की तादाद में जो सोल्जर्स होते हैं, वो रेड फोर्ट के बाद खड़े हो जाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें किससे मिलना है, बहादुर शाह जफर से मिलना है, ठीक है। चलिए, द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर
बट सोल्जर्स परसिस्टेड। होता क्या है देखो, अब होता यह है कि जो मुगल एम्परर होते हैं ये जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर है, ये जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर है ये काफ़ी पावरफुल है, इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये ज़्यादा मन नहीं करता है इन्हें ये सब करने का, मतलब ये राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इनकेस अगर कुछ होता है, इनकेस अगर हम हार जाते हैं तो पूरा जो बिल फटेगा किस पे फटेगा, इन पे फटेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से डर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो इन्हें परसिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये राजी हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे हो गया ना कि अब इन्हें एक वजह मिल गई कि भाई हमारा जो बादशाह है, ठीक है, हमारे जो मुगल एम्परर है वो हमारे साथ हैं। तो एक तरह से होता है ना कि एक यूनिटी आ जाती है कि भाई हमारा जो राजा है वो हमारे साथ है। तो यहाँ पे जो जितने भी आसपास के जो इलाके थे सब में फैल गई बात कि भाई जो मुगल एम्परर है इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया है और भाई हम सबको साथ देना है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, तो यहाँ पे मोटिवेशन आ जाता है लोगों के अंदर, ठीक है। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह एज देयर लीडर। अब बात हो रही थी ना कि भाई लीडर कौन बनेगा, तो भाई यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लेते हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से ही मुगल्स ने रूल किया था तो हमें आदत पड़ गई थी मुगल रूल्स की, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अगला जो मुगल एम्परर था ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अगर ब्रिटिशर्स चले जाते हैं इंडिया छोड़ के तो हमारे जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर ये अगले कौन होंगे, मुगल एम्परर होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई आज के अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इस टॉपिक को यही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम कुछ इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे भाई अलग अलग जगह से कहां से रिबेल छिड़ा और कैसे हम बेसिकली जो थे, ठीक है, इस रिवॉल्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाए और कैसे भाई इस रिवॉल्ट को ब्रिटिशर्स ने कैसे इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर देखना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में आगे कुछ टॉपिक्स के साथ, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।